अस्सलाम वालेकुम। लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूँ रिजवान। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे जी अपना नेक्स्ट डिसऑर्डर जो कि है कंपल्सिव डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ओसीडी भी हम कहते हैं। अपने इस लेक्चर में हम देखेंगे ओसीडी होता क्या है, इसके काजेज़ क्या हैं, इसकी प्रेवलेंस क्या है और इसके सिम्टम्स या इसका क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू DSM-5 में क्या दिया गया है। इसके अलावा हम देखेंगे कि इसका ट्रीटमेंट कितने तरीक़ों से किया जाता है या कितने तरीक़ों से किया जा सकता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ओसीडी होती क्या है। ओसीडी बेसिकली आपके पास एक ऐसा मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें एक पर्सन आपके पास आएगा, ठीक है, और उसमें आप देखेंगे, नोट करेंगे कि इसमें रिपीटेटिव बिहेवियर पाया जाता है, एक रिपीटेटिव अनवांटेड बिहेवियर, ठीक है। ऐसा बिहेवियर जो कि आम नॉर्मल पर्सन आपको वो बिहेवियर शो करता हुआ नज़र नहीं आएगा। अब इस बिहेवियर के पीछे राज क्या है, इस बिहेवियर के पीछे क्या ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से वो ऐसा बिहेवियर शो कर रहा होता है। तो इस बिहेवियर के पीछे आपके पास वो बिहेवियर जो शो कर रहा है, रिपीटेटिव बिहेवियर को शो कर रहा है, तो इसके पीछे जो आपके पास रीज़न्स मिलते हैं वो आते हैं आपके पास अनवांटेड थॉट्स, ठीक है। उस पर्सन को अनवांटेड थॉट्स आते हैं, अनवांटेड आइडियाज़ आते हैं। ये अनवांटेड थॉट्स आपके पास वर्ड्स की सूरत में भी हो सकते हैं, ये अनवांटेड थॉट्स आपके पास आइडियाज़ की सूरत में भी हो सकते हैं और आपके पास सेंसेशन की सूरत में भी हो सकते हैं। इसके अलावा ये जो थॉट्स हैं ये बार बार पर्सन को आते हैं। अगर वो बैठा हुआ है दिन में, उसको ऑलमोस्ट जो है ना, आपके पास एक स्पेसिफिक क्वांटिटी तो नहीं दी हुई, लेकिन आपके पास आपको देखने को मिलेगा कि ये जो थॉट्स आ रहे हैं उसको, ये जो अनवांटेड थॉट्स या इरेशनल थॉट्स आ रहे हैं उसके माइंड में, ये बार बार आते हैं उसको। इसके अलावा ये आइडियाज़ की फॉर्म में हो सकते हैं, ये सेंसेशन की फॉर्म में हो सकते हैं, ये किसी वर्ड की फॉर्म में हो सकते हैं। इन थॉट्स को, जो वो थॉट्स उसको आ रहे हैं अनवांटेड थॉट्स, इन थॉट्स को ओवरकम करने के लिए वो क्या करता है, वो बिहेवियर्स को शो करता है। जब थॉट्स बार बार आएंगे तो वो क्या करेगा, बिहेवियर भी बार बार शो करेगा, अगेन एंड अगेन, ठीक है। जितनी दफ़ा थॉट आएगा उतनी दफ़ा वो बिहेवियर को शो करेगा, क्योंकि उसने उन थॉट्स को ओवरकम करना है, उन थॉट्स से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है। तो यहाँ पे आपके पास रिपीटेशन का वर्ड जो है वो इसलिए ही यूज़ हुआ है। रिपीटेटिव बिहेवियर होता है और रीअकरिंग थॉट्स होते हैं। रिकरेंट थॉट्स आएंगे, रिपीटेटिव बिहेवियर करता जाएगा पेशेंट। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो थॉट्स हैं उनको क्या कहेंगे और जो बिहेवियर है उनको क्या कहेंगे। हम जब इसके क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे तो हम उनमें इनकी टर्मिनोलॉजीज़ को भी डिस्कस करेंगे। फर्दर अगर हम देखते हैं इसके रिस्क फैक्टर्स या इसके काजेज़ के बारे में, तो आपके पास इसके 3 मेजर काजेज़ मिलते हैं। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो जो इसका काजेज़ है, जेनेटिक काजेज़ हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप उसके पेरेंट्स देखते हैं या उसकी एनवायरमेंटल फैक्टर्स में देखते हैं तो चाइल्डहुड फैक्टर्स आ सकते हैं, स्पेशली अगर ओसीडी उसके किसी क्लोज वन या फर्स्ट रिलेटिव को है, ठीक है, और वो इस तरह का बिहेवियर शो कर रहा है। अगर उसके पेरेंट्स को थी बचपन में तो उसने क्या किया, चाइल्डहुड में उनको ऑब्ज़र्व किया और उनको ऑब्ज़र्व करते करते वो इस स्टेज पे पहुंचा है कि वो भी उसी चीज़ का जो है वो शिकार हो गया। नेक्स्ट उसके बाद टेम्परामेंट, अगर पेशेंट के टेम्परामेंट्स जो हैं वो नेगेटिव इमोशंस पे बेस करते हैं तो भी ये जो है आपके पास आगे लीड कर सकता है ओसीडी को। जैसे कि सुपरस्टिशियस पीपल होते हैं तो वो भी इनमें आ सकते हैं। प्रेवलेंस की बात करें तो आपके पास इसकी प्रेवलेंस जो है वो 1.2 है और अगेन बाकी मेंटल डिसऑर्डर्स की तरह ये भी फीमेल में ज़्यादा पाई जाती है एज़ कम्पेयर टू मेल। नेक्स्ट चलते हैं इसके सिम्टम्स या इसके क्राइटेरिया की तरफ। तो सबसे पहला जो आपके पास क्राइटेरिया DSM-5 में दिया गया है, क्राइटेरिया नंबर A, इसमें आपके पास है प्रेजेंस ऑफ ऑब्सेशंस, कंपल्शंस और बोथ। अब ऑब्सेशंस क्या होती हैं, कंपल्शंस क्या होती हैं, ये इधर डिफ़ाइन की हुई हैं इन्होंने। और सबसे पहले आपने देख लेना है कि एक पर्सन जो आपके पास आया है या तो उसको ऑब्सेशंस हो सकती हैं सिर्फ, ठीक है, और कंपल्शन नहीं है। एक पर्सन है उसमें ऑब्सेशन है लेकिन कंपल्शन नहीं है। दूसरा पर्सन अगर आपके पास आया है उसमें हो सकता है कि ऑब्सेशंस ना हो लेकिन कंपल्शंस हो। लेकिन एक पर्सन आपके पास या पर्सन ऐसा क्लाइंट या पेशेंट आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा जिसमें दोनों चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है, ऑब्सेशन और कंपल्शन दोनों भी पाए जाते हैं। तो आपके पास सबसे पहले आ जाता है आपके पास, अब ये देखेंगे हम आगे चल के कि ये वन जो है ऑब्सेशंस किस में और कंपल्शन किस में नहीं पाई जाती, और आपके पास जो कंपल्शन है वो किस में पाई जाती है, किस पेशेंट में पाई जाती है, उनके पास क्या ऐसी चीज़ होती है कि वो ऐसे बिहेवियर शो नहीं कर रहे होते, या थॉट्स वाले क्या ऐसे उनके पास होती है, गुड इनसाइट या बैड इनसाइट, इनको आगे फर्दर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्राइटेरिया को देख के हम देखते हैं कि ऑब्सेशंस क्या होते हैं। ऑब्सेशंस आपके पास बेसिकली जो अनवांटेड थॉट्स की हमने डेफिनेशन में बात की थी,
सॉरी, जो अनवांटेड थॉट्स की हमने ऑब्सेशंस में बात की थी, ये वही चीज़ होती है। एक अनवांटेड और एक होता है कि एक अर्ज, एक लेयर, ठीक है, एक वेव उठती है पेशेंट के माइंड में, एक अनवांटेड थॉट्स, अब बैठे बैठे उसको एक कोई ख्याल आएगा, अनवांटेड थॉट्स आएगा, अजीबोगरीब उसको ख्याल आना स्टार्ट हो जाते हैं कि मैं ये कर दूँ, नहीं तो ये हो जाएगा, मैं ऐसा कर दूँ, वैसा कर दूँ। मैं, और ऐसा भी हो सकता है कि पेशेंट के बैठा हुआ है और उसके माइंड में ये आ गया कि मैं फ़लाँ बंदे को जाके मार दूँ। एक बिल्कुल एक अनप्लान्ड, अनवांटेड, और जो है ना इस तरह के थॉट्स आते हैं उसके माइंड में। तो सबसे पहले ऑब्सेशन क्या है? रिकरेंट एंड persistent thoughts, urges or images that are experienced at some time during the disturbance and intrusive and unwanted, and that in most individuals cause marked anxiety or de-stress। अब यहाँ पे क्या है आपके पास कि अगर उसको ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, ऐसी इमेजेस आ रही हैं उसके माइंड में, और ऐसे अर्ज आ रहे हैं और ऐसी वेव्स आ रही हैं उसके माइंड में, तो वो क्या करेगा कि वो आपके पास जो उसकी पर्सन की जो कंडीशन होगी उस वक़्त, वो एंजाइटी का भी शिकार हो सकता है। किस तरह से? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास एक पेशेंट आता है, उसको ऑब्सेशंस हो रही हैं कि उसको ऐसा लगता है कि उसके हाथ गंदे हैं, उसने हाथ धोए हैं फिर भी उसको लग रहा है कि उसके हाथ गंदे हैं, उसके हाथ जो हैं वो, उसके हाथों पे जर्म्स हैं, तो वो बार बार धोता जा रहा है, धोता जा रहा है, धोता जा रहा है। जब वो धोएगा तो क्या होगा? टाइम कंज्यूम होगा। टाइम कंज्यूम होगा तो उसके जो फर्दर जो फंक्शनिंग एरियाज़ हैं वो सारे के सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे। अगर वो 1 घंटा हाथ धोने पे लगा रहा है तो बाकी जो उसका काम है, जो उसने 1 घंटे में दूसरे काम भी करने थे साथ, वो सारे डिस्टर्ब हो गए। जब वो डिस्टर्ब होंगे तो उसकी डेली रूटीन डिस्टर्ब होगी ऑटोमेटिकली, दैट्स वाई। तो उसमें पर्सन में जो है वो एंजाइटी आना स्टार्ट हो जाएगी कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है और मैं क्या कर रहा हूँ। नेक्स्ट आपके पास ऑब्सेशन की जो दूसरी डेफिनेशन दी गई है वो ये है कि द इंडिविजुअल अटेम्प्ट्स टू इग्नोर और सप्रेस सच थॉट्स और इमेजेस, और इनको जो है ना ये इग्नोर करना चाहता है, और इन थॉट्स को, जो उसको थॉट्स आ रहे हैं, उनके इमेजेस जो उसके माइंड में बन रहे हैं, उनको इग्नोर करता है, उनको सप्रेस करता है कि मैं ये ना करूँ। उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए फिर वो क्या करता है कि वो ऐसे बिहेवियर शो करता है, ऐसे एक्शंस परफॉर्म करता है जिसकी मदद से वो कहता है कि मैं इनको न्यूट्रलाइज कर लूँ। अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी थी हैंड वॉश की, तो वो क्या है कि उसको माइंड में एक थॉट आया है कि मेरे हाथ जो हैं वो अभी गंदे हैं, तो वो क्या करेगा, इन थॉट्स को ओवरकम करने के लिए, इन थॉट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए वो क्या करेगा, अच्छा चलो ठीक है मैं दोबारा हाथ धो लेता हूँ। तो इसी तरह वो करता जाएगा और वो अनवांटेड थॉट्स आते जाएंगे और वो एक्शंस जो है वो परफॉर्म करता जाएगा। अब वो जो एक्शन, वो जो बिहेवियर वो शो कर रहा है, इन ऑब्सेशंस को ओवरकम करने के लिए, इन ऑब्सेशंस को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उनको हम कहते हैं कंपल्शंस। कंपल्शंस बेसिकली आपके पास वो बिहेवियर या वो एक्शंस होते हैं जो कि पेशेंट परफॉर्म करता है अपने ऑब्सेशंस को न्यूट्रलाइज करने के लिए। नेक्स्ट अगर हम देखें कंपल्शन की डेफिनेशन को प्रॉपर, तो यहाँ पे आपके पास जो हमने देखा था कि ऑब्सेशन क्या है, रिकरेंट थॉट्स हैं, जबकि कंपल्शंस क्या है, रिपीटेटिव बिहेवियर है आपके पास। जैसे हैंड वॉशिंग की मैंने आपको एग्जांपल दे दी, ऑर्डरिंग की एग्जांपल दे दी, चेकिंग की एग्जांपल हो सकती है आपके पास। ऑर्डरिंग क्या हो सकता है कि वो कहेगा कि मेरे रूम में जो जितनी भी चीज़ें हैं वो बिल्कुल ऑर्डर में हो, चाहे वो बुक्स हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ है, टेबल पेन, ईच एंड एवरीथिंग इन द ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पे वो ऑर्डर को फॉलो करेगा। अगर उसकी रूटीन बनी हुई है कि वो सुबह 5 बजे उठना है, नमाज़ पढ़नी है, तो वो इसी रूटीन पे चलेगा। और दूसरी चीज़ कि यहाँ पे कंटेमिनेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है पेशेंट को। यहाँ पे वो क्या सोचेगा कि मुझे हर वक्त साफ़ रहना है, मैं अगर उठा हूँ तो मेरी बेडशीट जो है वो बिल्कुल क्लियर नीट होनी चाहिए और कोई भी एक सिलवट नहीं होनी चाहिए उसके ऊपर। इसके अलावा मेरा रूम जो है बिल्कुल मैनेज होना चाहिए, बिल्कुल प्रॉपर ऑर्डरिंग में होना चाहिए, और जितनी चीज़ें मेरे रूम में पड़ी हुई हैं बिल्कुल ऑर्डर में होनी चाहिए। तो ये चीज़ उसको आ सकती हैं, ये चीज़ उनको फॉलो कर सकता है ये पेशेंट जो है। इसके अलावा चेकिंग जो है आपके पास हो सकती है कि बार बार चेक करेगा कि हर चीज़ जो मैंने रखी हुई है वो ऑर्डर में है या नहीं है, या मैंने हाथ धोए हैं तो बिल्कुल ठीक है या नहीं है। ये चीज़ें आ सकती हैं आपके पास। इसके अलावा ये जो ऑर्डरिंग और चेकिंग की मैंने बात की है, ये एक ऑर्डर तो नॉर्मल पर्सन भी फॉलो कर सकता है, लेकिन यहाँ पे जो ऑर्डरिंग फॉलो हो रही है वो बहुत एक्सेसिव और पीक पे होती है पेशेंट के अंदर, बिल्कुल नॉर्मल लेवल पे नहीं होती। इसके अलावा मेंटल एक्ट्स कर सकता है, प्रेइंग, काउंटिंग। अब यहाँ पे मैंने पीछे जब डेफिनेशन की बात की थी तो वहाँ पे मैंने ये भी बात की थी कि ये जो रिपीटेड और अनवांटेड थॉट
थाट्स इसको आ रहे होते हैं वो किसी वर्ड की फॉर्म में भी आ सकते हैं। तो अगर वर्ड की फॉर्म में आ रहे हैं तो वो उनको काउंट करना स्टार्ट कर देता है। इसके अलावा अगर प्रेइंग की बात करें तो एक पेशेंट अगर ऑब्सेशन ओसीडी का पेशेंट अगर नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ा है तो क्या है कि वो उसके माइंड में एक अनवांटेड थॉट आया कि मेरी नमाज़ नहीं हुई, तो जिसकी वजह से वो दोबारा नमाज़ स्टार्ट कर लेता है। तो यहाँ पे अगर उसको 5-6 दफ़ा जितनी दफ़ा भी थॉट आता रहेगा वो उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए दोबारा से नमाज स्टार्ट करता रहेगा। रीस्टार्टिंग ऑफ प्रेयर जो है वो होती रहेगी। यहाँ पे अगेन टाइम कंज्यूम होगा और पेशेंट जो है वो एंजाइटी, स्ट्रेस या फिर इवन डिप्रेशन के अंदर भी जा सकता है यहाँ पे पेशेंट। उसके बाद आपके पास रिपीटेटिंग वर्ड्स हो सकते हैं साइलेंटली दैट द इंडिविजुअल। काउंटिंग हो सकती है। काउंटिंग में क्या है कि एक आप चीज़ काउंट कर रहे हो, ठीक है, तो वो क्या करेगा, पेशेंट के माइंड में आएगा कि ये मैंने कुछ मिस कर दिया, वो दोबारा से काउंटिंग स्टार्ट करेगा अगेन एंड अगेन एंड अगेन, यही बिहेवियर को जो है वो रिपीट करता जाएगा। दैट द इंडिविजुअल फील ड्राइव टू परफॉर्म इन रिस्पॉन्स टू ऑब्सेशंस और अकॉर्डिंग टू द, ये मैंने डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट आपके पास इसकी दूसरी क्या डेफिनेशन हो सकती है, द बिहेवियर और मेंटल एक्ट्स आर एम्ड एट preventing or reducing anxiety or de-stress और प्रिवेंटिंग सम ड्रेड इवेंट और सिचुएशंस। यहाँ पे आपके पास पेशेंट जो है वो ऐसे बिहेवियर या मेंटल एक्ट्स को जो है वो परफॉर्म करता है ताकि उसकी एंजाइटी और जो डी स्ट्रेस है उसको वो रिड्यूस कर सके और उसको न्यूट्रलाइज कर सके। यहाँ पे एक छोटा सा नोट कि यंग चिल्ड्रंस के अंदर जो बिहेवियर्स होते हैं, मेंटल एक्ट्स होते हैं, वो आर्टिकुलेट नहीं कर पाते क्योंकि वो इस काबिल नहीं होते अभी तक, क्योंकि वो बहुत यंग होते हैं, दैट्स वाई वो इस काबिल नहीं होते कि वो यहाँ पे इन चीज़ों को परफॉर्म कर सकें। तो ये आपके पास बेसिकली ऑब्सेशन और कंपल्शन की डेफिनेशन थी जो आपको एग्जाम में भी आ सकती है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत ही मेजर चीज़ है। नेक्स्ट अगर हम क्राइटेरिया नंबर बी देखते हैं तो यहाँ पे क्राइटेरिया नंबर बी आपके पास आ जाता है, द ऑब्सेशन और कंपल्शंस आर टाइम कंज्यूमिंग। ऑलरेडी मैं इस पर डिस्कस कर चुकी हूँ कि टाइम कंज्यूम कैसे करेगा। टेक मोर देन 1 आवर पर डे। यहाँ पे आपके पास पर्सन का जो है वो ये आपके पास ड्यूरेशन दिया हुआ है, इसको आपने नोट डाउन करना है और मैच करना है पर्सन की जितनी भी आपके पास सिम्टम्स आएंगी कि मोर देन 1 आवर ले रहा है एक दिन में या नहीं। इसके अलावा क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डी स्ट्रेस काज करेगा या इम्पेयरमेंट काज करेगा उसकी सोशल ऑक्यूपेशनल, ये भी चीज़ मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। द ऑब्सेशन कंपल्शन सिम्टम्स आर नॉट एट्रीब्यूटेबल टू द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ सब्सटेंस। कोई भी आपने देख लेना है कि जब पेशेंट की आप हिस्ट्री ले रहे हैं तो आपने इस चीज़ को भी नोट डाउन करना है कि वो प्रीवियसली कोई मेडिसिन यूज़ तो नहीं करा, ड्रग अब्यूज़र तो नहीं है, किसी और मेडिकल कंडीशन में तो नहीं है जिसकी वजह से वो मेडिसिन यूज़ कर रहा हो, तो उसके इफेक्ट आ सकते हैं आपके पास सामने। तो ये चीज़ आपने देख लेनी है। इसके अलावा आपने देखना है कि पेशेंट को कोई और मेंटल डिसऑर्डर तो नहीं है। जब आपके पास कंप्लीट सिम्टम्स आ गई हैं पेशेंट की तो आपने कंपेयर कर लेना है ओसीडी को फर्दर दूसरे जो डिसऑर्डर इससे मिलते जुलते हैं उनसे आपने मेंटल डिसऑर्डर से जो है वो कंपेयर कर लेना है। उन मेंटल डिसऑर्डर्स में क्या हो सकता है, आपके पास सबसे पहला डिसऑर्डर हो सकता है एक्सेसिव वरीनेस का, जनरलाइज एंजाइटी का। यहाँ पे भी पेशेंट को हर चीज़ के बारे में हर टाइम जो है वो एंजाइटी रहती है। प्री ऑक्यूपेशन विद अपीयरेंस हो सकती है। इसके अलावा बॉडी डिस्मॉर्फिया हो सकता है। बॉडी डिस्मॉर्फिया के बाद डिस्कॉर्डिंग और पॉर्चिंग विद पोसेशंस हो सकती हैं। हॉर्डिंग डिसऑर्डर हो सकता है और हेयर पुलिंग, स्किन पिकिंग, इरेक्शन वगैरह हो सकती है। स्टीरियोटाइपिंग हो सकती है। आपके पास स्टीरियोटाइपिक मूवमेंट डिसऑर्डर हो सकता है। बहुत सारे डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। यहाँ पे आपको कितने ज़्यादा डिसऑर्डर दिए हुए हैं, इन सब डिसऑर्डर्स को आपने देख लेना है और इनको कंपेयर करना है, देन आपने इनको डायग्नोज करना है। कंपेयर करने के लिए आपको जो चीज़ें रिक्वायर होती हैं वो एक तो डिसऑर्डर का ड्यूरेशन रिक्वायर होता है और दूसरा आपके पास गिवन जो क्राइटेरिया दिया हुआ है आपको कितना क्राइटेरिया रिक्वायर है एक डिसऑर्डर को डायग्नोज करने के लिए वो आपने देखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इन चीज़ों को ध्यान में रख लेना। बेसिकली अगर हम इसके ओवरऑल बात करते हैं तो ओसीडी में आपके पास रिपीटेटिव थॉट्स पाए जाते हैं पेशेंट के अंदर। इसके अलावा इम्पल्सिविटी पाई जाती है कि इम्पल्सिव थॉट्स आते हैं, उसके अंदर एक लेयर उठती है अनवांटेड थॉट की जो कि बैठे बैठे उसको ऐसे ही ख्याल आना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा रूमिनेशन पाई जाती है। रूमिनेशन में क्या है आपके पास के पेशेंट के अंदर जो है वो एक चीज़ को लेकर उसकी अपनी इंटरनल डिबेट चल रही होती है कि मैं ये करूँ या ना करूँ, करूँ या ना करूँ, ये चीज़ आती है उसके अंदर। इसके अलावा आपके पास फियर और फोबिया पाया जा सकता है पेशेंट के अंदर। फियर और फोबिया किस चीज़ का कि मैं अगर वो, क्योंकि ओसीडी जो है वो टाइम कंज्यूमिंग है तो वो क्या कहेगा कि अगर मैं नमाज़ पढ़ूंगा तो मुझे घंटा लग जाएगा, मैं नमाज़ पढ़ते पढ़ते पता नहीं
इधर ही रह जाऊँगा। और अगर मैं नहाने गया हूँ तो नहाते नहाते भी काफ़ी देर गुजर जाएगी। अगर मैं हाथ धोने जा रहा हूँ तो हाथ धोते धोते बहुत ज़्यादा मुझे टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे उसको फोबिया भी हो सकता है, और इसके अलावा फियर जो है वो आगे से लीड करता है फिर एंजाइटी, डिप्रेशन और इन चीज़ों को। इसके अलावा आपके पास इसमें जो है आपके पास जो इसके बेसिक थीम्स पाए जा सकते हैं ओसीडी के अंदर, एक स्पेशल पैटर्न में आपको पेशेंट जो है वो बताएगा कि मैं एक स्पेशल पैटर्न में ये जो नंबर ऑफ जो है रिपीटेटिव बिहेवियर आपको बताएगा कि स्पेसिफिक नंबर ऑफ रिपीटेटिव बिहेवियर आपके सामने आएगा कि मैं जब तक 20 दफ़ा हाथ नहीं धो लेता या 25 दफ़ा हाथ नहीं धो लेता तो मुझे वो कहेगा कि मुझे ये जो थॉट्स हैं ये मेरे अंदर चलते रहते हैं तब तक। और इस तरह भी कह सकता है कि जब तक मैं इतनी दफ़ा जो है वो अपने लेसिस को खोल के बंद नहीं कर लेता तो मेरे अंदर ये थॉट्स जो है वो चलते रहते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही जो कॉमन सी एग्जांपल हमारे इर्द गिर्द भी पाई जाती है और आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, ये लोग जो होते हैं ना, अक्सर आपने लॉक लगा दिया तो ये लॉक को बार बार चेक करते रहेंगे, ठीक है कि लॉक लगा है या नहीं लगा, बार बार जाके चेक करेंगे कि लॉक लग गया या नहीं लगा, ठीक से लगा है या नहीं लगा। तो ये चीज़ भी इनके पास आ सकती है, ये भी बता सकते हैं कि मैं इतनी दफ़ा जब तक लॉक को चेक ना कर लूँ तो मेरे अंदर ये थॉट्स चलते ही रहते हैं। तो ये चीज़ें आपके पास आ सकती हैं कि स्पेसिफिक पैटर्न और स्पेसिफिक नंबर ऑफ रिपीटेटिव बिहेवियर पाया जाता है इनके अंदर। इसके अलावा कंटामिनेशन के बारे में ये बहुत जो है वो कंसर्न होते हैं कि कंटामिनेशन, गंदगी वगैरह इनके पास जो है ना वो क्योंकि इनको जर्म्स और इस तरह के माइंड में थॉट्स चलते रहते हैं तो इसलिए इनसे थोड़ी सी होती है इनको। इसके अलावा एग्रेशन आ सकता है इस पर्सन के अंदर, जब एंजाइटी आएगी, डिस्ट्रेस होगा तो क्या होगा कि एग्रेशन भी होगा। इसके अलावा ऑर्डरलेसनेस हो सकती है, ये ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ। इसके अलावा आपके पास इनको देखने को मिल सकती हैं पेशेंट के अंदर सेक्सुअल अर्जेस मिल सकती हैं, सेक्सुअल थॉट्स मिल सकते हैं जिनको ये न्यूट्रलाइज करने के लिए फिर कंपल्शंस करते हैं। इसके अलावा आपके पास रिलीजियस थीम भी पाई जा सकती हैं, जैसे कि प्रेयर की मैंने एग्जांपल दे दी थी। तो बेसिकली आपके पास ये इसके थीम्स हैं और ये इसके पास आपके पास जो है ना इसकी कुछ सिम्टम्स और काजेज़ थे। नेक्स्ट अगर हम इसके चलते हैं ट्रीटमेंट के ऊपर, तो ट्रीटमेंट आपने जब हिस्ट्री ले ली, आपने जब सिम्टम्स को नोट डाउन कर लिया, अगर तो पेशेंट को जो है वो डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन के ऊपर। इसका जो ट्रीटमेंट है वो 2 तरीके से हो सकता है। पहला जो है आपके पास मेडिकेशन और दूसरा जो है आपके पास साइकोथेरेपी। तो सबसे पहले अगर मेडिकेशंस की बात करें तो अगर वो ड्रग अब्यूज़र या फिर उसको किसी और मेडिकल कंडीशन का सामना करना पड़ रहा है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, ये किसी और मेडिसिन का इफेक्ट है, तो आप उसको मेडिकेशन की तरफ लेके जाते हैं। अदरवाइज़ आप साइकोथेरेपी भी कर सकते हैं। साइकोथेरेपी में यहाँ पे 2 जो थेरेपीज़ हैं वो मोस्ट कॉमन है ओसीटी के अंदर। एक सीबीटी है, सीबीटी आपके पास कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, जहाँ पे आप पर्सन की जो कॉग्निशंस होती हैं, जो इरेशनल थॉट्स होते हैं, उनको रैशनल थॉट्स की तरफ लेके जाते हैं, ठीक है। इरेशनल थॉट्स को आप लेके जाते हैं रैशनल थॉट्स की तरफ। इसके अलावा ईआरपी हो सकता है आपके पास। ईआरपी आपके पास क्या है, एक्सपोजर रिस्पॉन्स आपके पास आ सकते हैं कि आप इसमें क्या होता है कि ग्रेजुअली आप पर्सन को या पेशेंट को उन जिन सिचुएशन से वो डर रहा है ना उसकी तरफ लेके जाते हो, ठीक है। यहाँ पे इसका जो ईआरपी है, एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, ठीक है। यहाँ पे आप करते क्या हो कि आप पेशेंट को ग्रेजुअली एक्सपोज कराते हो वही कंडीशन जिससे वो डर है, क्योंकि वहाँ पे आपने देखा था कि उसमें फियर प्रोड्यूस हो जाता है। तो आप क्या कहते हो कि पेशेंट क्या करता है कि वो दरवाजे को भी हाथ लगाना नहीं चाहेगा या किसी भी चीज़ को छूना नहीं चाहेगा। वो क्या कहेगा कि अगर मैं इसको छूँगा तो क्या होगा, मेरे हाथों पे जर्म्स आ जाएंगे, तो जर्म्स आएंगे तो मुझे बार बार इनको धोना पड़ेगा तो टाइम कंज्यूम होगा, तो बाकी सारी चीज़ें अफेक्ट होंगी। जब वो इन चीज़ों को अवॉइड करना स्टार्ट कर देता है तो ईआरपी में आप क्या करते हो, आप ग्रेजुअली उन चीज़ों को एक्सपोज करना स्टार्ट करते हो। जैसे आप पेशेंट को कहेंगे कि आप इसको टच करें, कुछ भी नहीं होता, इस तरह से उसकी थॉट्स को चेंज करते हैं और ग्रेजुअली हम उस सिचुएशंस को एक्सपोज करते हैं पेशेंट के सामने कि जितना आप सोच रहे हैं, जितना आप इससे डर रहे हैं, उतना ये सीरियस है नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आप इसमें बताते हो, ग्रेजुअली इन चीज़ों को एक्सपोज करना स्टार्ट करते हो, तो ग्रेजुअली जो पेशेंट की कंडीशन है वो नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये थी हमारे पास ओसीटी डिसऑर्डर की कंप्लीट आपके पास जो डिटेल वहाँ पे ओसीटी होता क्या है, ओसीटी के काजेज़ क्या हैं, उसका ट्रीटमेंट और उसके सिम्टम ऑल ओवर हमने डिस्कस किया इस वीडियो के अंदर। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।